हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मुझे पता है हमारी वीडियो 2 दिन लेट है। सो सॉरी फॉर दैट। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिस कारण से कुछ अनअवॉइडेबल रीजन थे, हमारे हाथ में कुछ था नहीं। बस हो गई गड़बड़। कोई नहीं, अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लासेस को। सो टुडे इज 10th डे और ऑफ आवर 45 हार्ट चैलेंज। सो हम बिना समय को बर्बाद किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं आज हमारे, वो हम चेक करते हैं। तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दिस क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बातें। क्या सर? हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। देन हम जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है उसको फाइंड आउट, उसको जानने की 2 अप्रोचेस को पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देन वी विल स्टडी हेयर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने एक मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। देन इस मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन को हम समझेंगे विथ डायग्राम। एंड फिर हम जानेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होती है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब है। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 7 है। एज पर माय शेड्यूल ये चैप्टर नंबर 7 है। आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 8 भी हो सकता है, तो उसके लिए आप प्लीज परेशान मत होइएगा। सो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन कि सर ये शॉर्ट रन क्या होता है। तो भैया शॉर्ट रन कुछ नहीं होता। शॉर्ट रन जो है आपने क्लास 11th में पढ़ा था, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो शॉर्ट रन एक प्रोडक्शन समझा हमने, वहां पर एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस समझा था। ठीक है। सो क्या फर्क था दोनों में? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो बाइफर्केशन है वो हम इस टाइम पीरियड के बेसिस पे नहीं करते जैसे इन जनरल चीजों को करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्शन जो हमारा प्रोसेस है वो साल भर चलेगा इसलिए शॉर्ट रन है, या 6 महीने चलेगा इसलिए शॉर्ट रन है। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फैक्टर्स टू बी यूज इन द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में कौन से फैक्टर्स यूज हो रहे हैं। बेसिकली फैक्टर्स को हम 2 चीजों में 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? बेटा एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर। क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर। एक होता है वेरिएबल फैक्टर। क्लास 11th की बातें कर रहा हूं। फिक्स फैक्टर वो थे जो कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे डू नॉट डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट पे डिपेंड नहीं करते। तो वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कांस्टेंट नहीं रहते। वो क्या करते हैं? दे वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। विद द लेवल ऑफ आउटपुट इट मींस कि ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होंगे लेवल, आउटपुट अगर बढ़ेगा या कम होएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका आउटपुट 0 होगा तो ये फैक्टर भी क्या होंगे? फैक्टर भी 0 होंगे। ठीक है सर, ये 2 बातें समझ में आ गई। तो शॉर्ट रन वो प्रोडक्शन प्रोसेस है जहां पर आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब वो प्रोडक्शन जहां पर आपके कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, वो आपका रन जो है वो शॉर्ट रन है। ठीक है सर, वो रन जो है वो शॉर्ट रन है। ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है ये भी क्या बन जाता है? इट ऑल्सो बिकम्स वेरिएबल। इट ऑल्सो बिकम्स वेरिएबल इन लॉन्ग रन। दैट मीन्स लॉन्ग रन आपको समय देता है, टाइम देता है कि आप इस फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो टू इंक्रीज योर आउटपुट लेवल। क्लियर है? तो शॉर्ट रन में हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया ये कि वी आर अनेबल टू चेंज सम ऑफ आवर फैक्टर, दैट्स व्हाई हम शॉर्ट रन में हैं। ठीक है। चलिए, अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, आपका शॉर्ट रन चल रहा है, तो शॉर्ट रन में आपके सिलेबस में सारे कंसेप्ट शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो शॉर्ट रन जो है वो उस पीरियड में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के। हम अज्यूम करते थे, या हम वेरिएबल फैक्टर किसको लेते थे? हमारे लिए सारे फैक्टर फिक्स थे। और वेरिएबल फैक्टर क्या बढ़ा आपने? क्लास 11th की टॉपिक की बात कर रहा हूं, आपने बढ़ा लेबर, कि अगर आप लेबर को इंक्रीज करोगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर आप लेबर को चेंज करोगे तो आपका प्रोडक्शन चेंज होगा, आउटपुट आपका चेंज होगा। दैट मीन्स लेबर डिसाइड करता था कितना आउटपुट होएगा, जितना लेबर आप लगाओगे उतना ही आउटपुट होएगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। लेबर से मतलब क्या हो गया? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना लेबर काम कर रहा है मतलब उसको एम्प्लॉयड हो रहा है वो, तो जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही आउटपुट होगा। एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब क्या है? इनकम कितनी होगी। दैट मीन्स ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जितना आउटपुट होता है उतनी ही क्या होती है? इनकम होती है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये कुछ बातें थी, समझते हैं। शॉर्ट रन वो पीरियड है
जहां पर लेवल ऑफ आउटपुट कौन डिसाइड करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। शॉर्ट रन में सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होता है लेबर। अगर आप एम्प्लॉयमेंट डबल करोगे तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर ये मेजर करता है लेवल ऑफ आउटपुट, जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही आउटपुट होगा सर, ठीक है। दस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है सर। ठीक है सर, अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा सर, उसके जानने की हमारे पास दो अप्रोचेस है। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जानने की हमारे पास दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच कहलाती है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड दूसरी अप्रोच कहलाती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बेसिकली पॉइंट ये है, जहां पर एडीएस के बराबर होगा वहां पे आप क्या हो जाओगे, इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, ठीक है सर। और एडी क्या होता था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। एस होता था कंजप्शन प्लस सेविंग, लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो कंजप्शन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो इस तरह से आपके पास दो अप्रोच आ गई, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड दूसरी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, ठीक है जी। चलिए शेड्यूल से आप समझ सकते हैं बेटा, देखिएगा एज पर एडी एंड एएस अप्रोच, जहां पर एडी एस बराबर होगा वो पॉइंट क्या होगा आपका, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है सर, ओके सर। तो ये शेड्यूल आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने बनाया था, सेम शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं कि इनकम हम 0, 100, 200, 300, 400 करते हैं। फिर हमने यहाँ पे सी इज कंजप्शन लिया 100, 150, 200, 250। जीरो इनकम पे भी जो कंजप्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। और जीरो लेवल पे जो कंजप्शन होगा वो कहां से होगा, बेसिकली सेविंग से। तो जो ऑटोनोमस कंजप्शन है उसकी वजह से आपकी ऑटोनोमस सेविंग्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंसीडर किए, ठीक है सर। तो एडी कैसा आएगा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एएस कैसा आएगा, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो इन दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पे एडी एएस बराबर है, तो ये आपका जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आ गया 300, ठीक है सर। फिर सर इससे ऊपर नीचे क्या हो रहा है, इससे ऊपर आप देखेंगे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और यहां पर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये पॉइंट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का। इससे ऊपर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इससे नीचे एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है सर। इसको थोड़ा सर और बेहतर समझा दो। लो बेटे, पहले तो डायग्राम बना देंगे। पहले क्या बनाएंगे सर, डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम का। लो बेटा आपके लिए बनाता हूं, डायग्राम ड्रॉ करता हूं। लो मेरे बच्चों, डायग्राम लो, डायग्राम। तो एएस लाइन आपको याद हो कितनी डिग्री होती है, बोले सर 45 डिग्री होती है। कितना डिग्री होती है, 45 डिग्री। दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बराबर की दूरी पे होती है, ठीक है। तो इस पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, तीनों एक ही बात है, ठीक है सर। चलिए यहां पर एडी एंड एएस, ठीक है सर। अब बेटे आपका जो एडी कर्व है वो कहां से स्टार्ट होगा, क्या वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बोले नहीं सर वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। बोले सर क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि सर इसमें जो है इसमें कंजप्शन है सर, इसमें कंजप्शन है सर, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होता है। तो मैं बोलूंगा मेरे बेटे कंजप्शन तो एएस में भी है, कंजप्शन तो एएस में भी है, फिर वो जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ। तो मेरे बेटे जितना कंजप्शन वहां पर हो रहा है जीरो इनकम पे, उतनी ही नेगेटिव सेविंग हो रही है, तो वो माइनस प्लस होकर जीरो बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है सर। कोई डाउट इसमें, नहीं बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हो सकता है हो तो मुझे प्लीज डू कमेंट, मैं आपको और समझा दूंगा बच्चों। एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलो लो बेटे,
ये आ गया आपका OY लेवल ऑफ इनकम, आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आप आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप इसको बोलो। सो ये आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है जी। बोले ठीक है सर। चलिए, ये वो रीजन है जहां पर, ये वो रीजन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। ये वो रीजन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। और ये वो रीजन है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अब समझना, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब क्या है कि जितना प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं माल बेचने को, लोग उससे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। और एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब क्या है कि जितना लोग प्लान कर रहे हैं या जितना प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं आउटपुट बेचने के लिए, लोग उतना खरीदना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी, ये बेसिक पॉइंट हो गया समझने के लिए। तो ये लो बेटे, इसको समझो। एडी अगर ए से ज्यादा हो तो क्या होगा सर? तो बेटा एडी अगर ए से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है इकोनॉमी में, वो कम रह जाएंगे जितनी उनकी डिमांड है उससे। तो मान लो कि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने 100 यूनिट बेचने का सोचा, लेकिन लोग मुझसे खरीदने आ गए 120 यूनिट। दैट मीन्स 20 यूनिट मैं उनको नहीं बेच पाऊंगा, तो आई विल सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ 20 यूनिट्स। तो प्रोड्यूसर्स को 20 यूनिट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इतनी यूनिट बेच नहीं पाए। ठीक है, तो उनको लॉस होगा किसका बेटे? अनफुलफिल्ड डिमांड का। उनका सारा माल बिक जाएगा। अब पॉइंट क्या है, अब अपना डिजायर्ड स्टॉक मेंटेन करने के लिए और इस जो लॉस हुआ था अनफुलफिल्ड डिमांड का, इसको अवॉइड करने के लिए दे वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन इन नेक्स्ट पीरियड। तो अगर इनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे बेटे? ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनके पास कौन सा फैक्टर वेरिएबल है? लेबर। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे लेबर को, ठीक है। दैट मीन्स आपकी इनकम भी इकोनॉमी में बढ़ेगी, क्योंकि एक ही चीज है दोनों, तभी आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ये तीनों ही एक चीज चलती है, ठीक है। जितना इनकम, जितना एम्प्लॉयमेंट, उतना ही आउटपुट, ठीक है सर, ठीक है। और ऐसा होने से क्या होगा बेटे? जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़कर, वो इंक्रीज होकर बराबर हो जाएगी किसके? और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया सर। अब सर एडी लेस देन, इसका मतलब क्या है? मतलब प्रोड्यूसर्स ने मैं मान लो प्रोड्यूसर हूं, तो मैंने सोचा कि मैं 100 यूनिट बेचूंगा, तो मैंने 100 पेन बनाने की सोची कि मुझे 100 यूनिट बेचने हैं लोगों को। लेकिन जो लोग थे मेरे पास खरीदने आए, मान लो 80 यूनिट, तो मेरे पास 20 यूनिट बच गए, माल बिका ही नहीं। तो क्या होगा बेटे? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है इकोनॉमी में, वो ज्यादा हो जाएगा उनकी डिमांड से, जिसकी वजह से गुड्स क्या है, बिकेंगे नहीं, अनवांटेड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा सर। अब इससे क्या होगा? मैं नेक्स्ट पीरियड में कम प्रोडक्शन करूंगा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? दे वुड प्लान ए कट इन द प्रोडक्शन। अब इससे सर पॉइंट क्या होगा? अगर प्रोडक्शन मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फालतू का जो लेबर है उसको हटाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट मैं कम कर दूंगा, इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरह से, और हमारा इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है सर। बोले सर बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब दूसरी अप्रोच जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट जानने की, वो कहलाती है हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या होती है वो? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब बोले सर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है? इस अप्रोच में आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहां आता है? जहां पर इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो? सेविंग के बराबर हो। ठीक है जी। सो सेम हमारी इनकम जीरो से ऐसे हम लोगों ने बढ़ाते गए, हमारा कंजप्शन बढ़ा, सेविंग बढ़ी, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेंगे। ये एडी, ये एस, ठीक है जी। तो एज पर दिस अप्रोच हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम कहाँ होगा? जहां पर सेविंग किसके बराबर हो? तो ये पॉइंट आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पर सर इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात। अब सर आप देखेंगे ये वो रीजन है जहां पर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और यहां पर इसके नीचे सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है जी। अब बेटा याद करो पिछली क्लास, मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सो उसमें क्या समझा था हमने कि जो इकोनॉमी के अंदर जो पैसे घूम रहा है, जो सर्कुलर फॉर्म में पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है, पैसे का, अगर आप सेविंग करते हो
तो उस सर्कुलर फ्लो से पैसा विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो उससे होता क्या है, पैसा प्रोड्यूसर्स के पास कम पहुंचता है और वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं, सिंपल। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से, अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था कि आप उस फ्लो में पैसा और ऐड कर दोगे तो उससे क्या होगा, पैसा ज्यादा घूमेगा इकोनॉमी में और प्रोड्यूसर भी फिर ज्यादा ही प्रोडक्शन करेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा था, ठीक है सर था। अब इसको लिंक करते हैं, इसको समझना। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपका, पहले एक छोटा डायग्राम ड्रॉ करके उस पॉइंट को अपन कवर करते हैं कि सेविंग कम ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से। तो ये डायग्राम भी देख लो पहले फटाफट से, छोटा सा डायग्राम है, सुंदर सा, मधुर सा, प्यारा सा। लो बेटे, तो मेरे बेटे डायग्राम में आपको ध्यान होना चाहिए, मैं क्या करूंगा, सेविंग की बात आ रही है तो मैं नेगेटिव वाला पोर्शन भी यहां पर रखूंगा, वाई डैश, ठीक है जी। एंड ये आपका हो गया पॉजिटिव वाला ऊपर वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाला वाई एक्सिस, ठीक है जी। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, यहां पर हम ले लेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चों। चलो, अब इन्वेस्टमेंट हमारे कांस्टेंट थे, दैट मींस ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा हमारा आई कर्व, ये लो बेटे, ठीक है सर। और जो हमारा सेविंग कर्व है वो हमारा उठेगा कहां से, वो बेटा नेगेटिव से उठेगा, नेगेटिव से उठेगा और ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगी, तो नेगेटिव से उठेगा और यहां ऊपर जाएगा, तो बेटे ये आ जाएगा आपका ऐसे। तो बेटे जो हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, वो ये आ गया ओ वाई पॉइंट। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर सेविंग किसके बराबर है, यहां पर सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। अब आप देखेंगे तो इससे ऊपर वाला जो रीजन है ये वो रीजन है जहां पर क्या है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। और इससे नीचे का जो रीजन है, इससे नीचे का जो रीजन है ये वो रीजन है जहां पर सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। एंड दिस रीजन, पर्टिकुलरली दिस रीजन, ये वो यहां पर हमारी डिससेविंग भी हो रही है, मतलब नेगेटिव सेविंग्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब हमने समझ लिया। तो आई थिंक आपका डायग्राम बड़ा सुंदर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटे, ठीक है, देख लेना आप लोग। चलिए, सो अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब ये है कि विड्रॉवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जो आपका सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसे का विड्रॉवल ज्यादा है, इंजेक्शन कम है। तो इससे क्या होगा बेटे, इससे ये होगा बेटे, जितना एक्सपेंडिचर चाहिए था, क्या जो आउटपुट प्रोड्यूसर्स ने बनाया, जो आउटपुट प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया, उसको खरीदने के लिए जितना खर्चा इकोनॉमी में लोगों ने करना था उतना कर नहीं पाए, वो कम रह गया। वो क्या रह गया, कम रह गया। दैट मीन्स सिचुएशन क्या है बेटे, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, वो कम रह गया। प्रोड्यूसर ने सोचा कि हम 100 यूनिट बेचेंगे, लेकिन लोगों ने जो है प्लान किया कि हम 80 यूनिट ही खरीदेंगे, तो 20 यूनिट मेरे पास क्या रह जाएगी, अनसोल्ड रह जाएगी, अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा। उसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में अपना आउटपुट कम कर दूंगा बेटे, ठीक है। तो आउटपुट कम करूंगा मतलब क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात बेटे, बिल्कुल आ गई समझ में आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है सर, सेविंग अगर कम है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उस सर्कुलर फ्लो में लोग पैसा ज्यादा डाल रहे हैं, विड्रॉल से ज्यादा हो रहा है, मतलब इंजेक्शन ज्यादा हो रहा है, लोगों का एडिशन ज्यादा हो रहा है और लोग विड्रॉल सेविंग्स कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं 100 यूनिट बनाने की, तो उसके ऊपर लोगों को खर्च करना है 100 यूनिट के पैसा, 100 रुपए। मतलब सपोज करो प्रोड्यूसर सोच रहे हैं 100 रुपए का सामान बनाएंगे, तो उसके लिए खर्चा कितना होना चाहिए इकोनॉमी में, 100 रुपए, लेकिन लोग प्लान कर रहे हैं कि 120 खर्च करेंगे। तो ये हो गया आपकी सिचुएशन जहां पर एडी क्या है, एडी ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इससे क्या होगा बेटे, इससे ये वही होगा जो होना था बेटे, क्या होगा कि प्रोड्यूसर ज्यादा आउटपुट प्लान करेंगे, क्यों, क्योंकि दे वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड एंड हायर आउटपुट मींस हायर इनकम एंड हायर
सेविंग्स। क्लियर है? तो विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो कम है इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से। ये हमारा केस हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, आगे बढ़े। फिर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वर्ड हमें दर्शाता है कि हम कोई चीज का मल्टीप्लिकेशन में बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लायर यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताएगा कि इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका कंपैरेटिवली नेशनल इनकम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है? ठीक है जी। तो मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है कि हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से नेशनल इनकम कितना टाइम्स इंक्रीज होगी, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। इसका फॉर्मूला है बेटा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सिंपल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है सर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज किया इकोनॉमी में तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई 400 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए 100 करोड़ से, नेशनल इनकम कितने से इंक्रीज हुई? 400 करोड़ से। तो बेटा यहां पर मल्टीप्लायर क्या आ गया? 400 अपॉन 100 दैट इज 4 टाइम्स, सिंपल। ठीक है जी। तो ये हो गया मल्टीप्लायर। अब इसका प्रोसेस या मैकेनिज्म हम समझेंगे। बोले सर समझा दो। लो बेटा समझा देता हूं आपको। तो सबसे पहले आपने जाना कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए, चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट। ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है? ठीक है? तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतने से इनकम भी चेंज हो जाएगी, उतने से इनकम भी चेंज हो जाएगी। एंड आप जानते हो अगर लोगों की इनकम होती है तो वो क्या करते हैं, या तो उसको कंजप्शन पे खर्च करते हैं या सेविंग करते हैं। तो जो कंजप्शन पे खर्चा हो रहा है अल्टीमेटली, अगर मैंने किसी को पैसा दिया तो मेरा खर्चा है, लेकिन अगले की क्या है? इनकम है। तो अल्टीमेटली जो कंजप्शन पे खर्चा होगा वही इकोनॉमी में वापस से क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो बेटा चेंज इन इनकम से होगा कंजप्शन में चेंज, एंड कंजप्शन में चेंज की वजह से क्या होगा? बोले सर इनकम में चेंज। एंड फिर से इसमें से कुछ पार्ट्स कंजप्शन पे खर्च होगा तो वापस से इनकम बनेगी, फिर से वो कंजप्शन में चेंज होगी, फिर वापस से इनकम बनेगी, फिर से कंजप्शन चेंज होगा। तो ये लूप में चलता रहेगा बेटा, ये लूप में। तो क्या सर ये इंडेफिनेट पीरियड तक? नहीं बेटे, जहां पर ये चेंज कम हो के जीरो नहीं हो जाता वहां तक ये चलता रहेगा। ठीक है? तो ये सारी जो मैंने बातें करी उसको अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है? तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते, समझा मैंने दिया। अब एक बात तुमको यहाँ पे और समझनी है। क्या समझनी है? कंजप्शन में चेंज तो इनकम में चेंज। दैट मीन्स कंजप्शन अगर ज्यादा होगा तो इनकम भी, दैट मीन्स इकोनॉमी में इनकम जो जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कंजप्शन पे कर रही है। और कंजप्शन कैसे पता लगता था? पिछला चैप्टर याद करो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, तो कंजप्शन में बदलाव को क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। तो आप अपनी चेंज इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन में चेंज कर रहे हो उसको बोलते हैं एमपीसी। दैट मीन्स जो एमपीसी है ये कोर फैक्टर है। क्या है ये? इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही ज्यादा कन्वर्जन ऑफ इनकम इनटू कंजप्शन होगा, एंड अल्टीमेटली ग्रेटर द जनरेशन ऑफ इनकम, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज कन्वर्टेड इनटू इनकम। क्लियर है बात बेटी? समझ लो। लो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट हमने इनिशियली फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ का किया, तो 100 करोड़ की बोले सर इनकम हो गई। ठीक है सर। अब हमने यहाँ पर एनपीसी लिया है 0.5, दैट मीन्स जितनी इनकम होगा उसमें से 50% 0.5 कंजप्शन पे खर्च होगा, तो 50 रुपये पब्लिक खर्च कर देगी, तो 50 रुपये सेव कर लेगी। तो हमारा एमपीएस क्या हो गया? अगेन एमपीएस भी 0.5 है, तो 50 रुपये सेव कर लिया। ठीक है सर। तो जो 50 रुपये कंजप्शन पे खर्च किया अल्टीमेटली वही क्या बन जाएंगी? इनकम बन जाएगी। इनकम में बदलाव आ जाएगा। फिर वो से वापस से आधा खर्च होएगा और आधा सेव हो जाएगा। जो खर्च होगा वापस से क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगी। उसमें से फिर से आधा खर्च होगा और आधा सेव होगा। जो खर्च होगा फिर से क्या बन जाएगा? एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये चेंज इन कंजप्शन का गया, चेंज इन कंजप्शन जीरो ना हो जाए। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर 0.10 तक के लिए कंसिडर किया। ये अल्टीमेटली एक लंबी चेन बनेगी और ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो उसका फाइनल नेट रिजल्ट निकलेगा कि आपकी इनकम में चेंज कितना आएगा? 200 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हो रहा? 100 करोड़। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर आ जाएगा बेटे, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है सर? तो ये हमने यहाँ पर सोल्व भी करके दिखा रखा है, ये आप चेक कर लेना बेटे। ठीक है? अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, मल्टीप्लायर को, क्योंकि हमने यहाँ पे बात क्या की थी कि ज्यादा एमपीसी होगा तो ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, तो मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ?
एमपीसी के साथ, ठीक है। मल्टीप्लायर हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एमपीसी। इफ एमपीसी इज हाई, मल्टीप्लायर विल ऑल्सो बी हाई, ठीक है। सो मल्टीप्लायर को मेजर करने का एक और फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया सर? 1/1 माइनस एमपीसी। एंड आप याद करो मेरे बेटे, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, सो एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। दैट मीन्स मेरे बेटे एक और फॉर्मूला बन गया मल्टीप्लायर का 1/एमपीएस। तो 3 फॉर्मूले बन गए आपके पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1/एमपीएस और 1/1 माइनस एमपीसी। तो जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल ले। हायर द वैल्यू, अब हमने क्या कहा, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर, और जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर। एमपीएस के साथ इसकी रिलेशनशिप नेगेटिव है, उल्टी है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर एमपीसी 0.5 है तो आंसर आ रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लायर का, और एमपीसी अगर बढ़ा देते हैं 0.8 कर देते हैं तो आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो जितनी ज्यादा एमपीसी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर, ठीक है सर। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़ो सर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, ये क्या होता है सर? लो बेटे, तो मैं बता देता हूं। पहले तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड एक्शन का मतलब क्या है? आगे बढ़ना, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू सेवरल मोर टाइम इंक्रीज इन इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगा तो मोर टाइम इनकम भी इंक्रीज होगी। ये एक बात होगी सर। अब आप मल्टीप्लायर के रेफरेंस से बढ़ाओ सर, बिल्कुल लो बेटे। लो आपके लिए भी लो, अभी करते हैं इसको। तो ये हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हमने लिया था इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हमने इसको लिया था क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड यहां पर हम लेंगे एडी एएस, ठीक है, वो भी लेंगे। लो बेटा लेते हैं, लो बेटे लेते हैं, ठीक है। सो हमारा जो इनकम लाइन है वो बेटे ये रही 45 डिग्री लाइन। जो आपका एएस है वो 45 डिग्री है, बोले है सर। तो ये आपका एएस आ गया, ठीक है। इट इज ए 45 डिग्री लाइन अपर स्लोपिंग कर्व। ओके, ओके है जी, ओके है सर। लो बेटे, अब हम एडी ड्रॉ करते हैं। अब हम एडी ड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो एडी है वो पॉइंट अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होगा सर। और एडी क्या होता है बेटे? ये होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। ये बात भी समझ में आ गई सर। ये आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये बात भी समझ में आ गई सर। ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, ये बात भी समझ में आ गई सर, ठीक है। तो बेटा ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा अब पॉइंट ये है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए और इन्वेस्टमेंट हो जाए फर्दर, तो उससे क्या होगा? आपका एडीबी इंक्रीज हो जाएगा, उससे आपका एडीबी इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका एडी नया कहाँ जाएगा? बोले सर ऊपर शिफ्ट होकर जाएगा। लो बेटे, नया एडी कर्व बन जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर नए इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, तो ये हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गया। तो सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई, ठीक है, डेल्टा आई, ठीक है सर। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ मेरे बच्चों कि आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर आके टिक जाएगा, ठीक है। y1 ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मुझे ऐसी पूर्ण संभावना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। सो दिस इज योर फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को आपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज किए, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज किए तो आपका एडीबी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़े सर। लो सर बढ़ते हैं आगे।
सो देन नेक्स्ट कम्स बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट्स को डिक्रीज कर दोगे तो इनकम भी सेवरल मोर टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसका भी सर डायग्राम बना दो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम भी जरूरी होता है, डायग्राम के नंबर मिलते हैं। बिल्कुल बेटा, डायग्राम बनवाऊंगा मैं आपको, मैं इसीलिए तो आया हूं बेटा, आप लोगों को मैं डायग्राम भी बनवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा बेटे। लो बेटे, आपका अगेन जो आपका एएस कर्व है वो 45 डिग्री लाइन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ होगा, बिल्कुल सर ड्रॉ होगा। लो बेटे ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा एएस कर्व। ठीक है, हो गया सर। अब बोले सर अब क्या करना है? अब बेटा कुछ नहीं करना, अब मैं एडी कर्व ड्रॉ करता हूं, और ये आपका हो गया एडी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये आ गया आपका एडी कर्व। This is your equilibrium level of output income. अब बेटे अब मैं जो है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट अगर कम होंगे तो आपका एडीबी क्या हो जाएगा? आपका एडीबी कम हो जाएगा, तो ये आपका नया एडी आ जाएगा। ये होता था सी प्लस आई, ये हो जाएगा बेटे सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। ठीक है, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जहाँ पे एडी एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज योर y1, so decrease in output, this is your new equilibrium point, and this is the backward action of multiplier। ठीक है जी, इस तरह से कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटे, सो ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया होगा, एंड इस उम्मीद के साथ तो छोटा कर देता हूँ। लो बेटे, ठीक है, सो समझ में आ गया? बोले सर आ गया, नहीं आया तो कमेंट में कुछ डाल देना, मैं समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एडीएस के बराबर हो, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। दैट मीन्स जहाँ पर जितना लोग प्लान कर रहे हैं सामान खरीदने का, उतना ही प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया सामान बेचने का, वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जरूरी थोड़ी है कि ये पॉइंट वही हो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फुल अचीव हो जाए, दैट मीन्स कि आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फुलर हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। तो एडी और एएस जो है बिलो द पॉइंट ऑफ इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट आ सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका एडी और एएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्टिल आपके पास आइडल कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, आपके पास रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन अचीव नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड दिस सिचुएशन में एडीएस तो बराबर आ ही रहे हैं, साथ में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अचीव हो जाए, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट समझ में आ गया? फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है? एडीएस तो बराबर है ही, एडीएस तो बराबर है ही, साथ में अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जिसकी वजह से नो एक्सेस कैपेसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? एडीएस तो बराबर आ रहे हैं, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में भी है, वो फर्दर मोर प्रोडक्शन कर सकती है। फिर सर इसके बाद क्या है? इसके बाद है मेरे बेटे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मतलब कि वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमेशा इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगी, चाहे आप फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हो। आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हो गया इकोनॉमी का, स्टिल ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। और ये क्यों रहती है सर? ये दो कारण से रहती है। आपको समय चाहिए एक जॉब से दूसरी जॉब पे फिक्स शिफ्ट होने में। मैंने जॉब छोड़ दी, यहाँ पे मैं कहीं और शिफ्ट जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, 15 दिन तक अनएम्प्लॉयड रहा, वो हो गया सर।
मेरी कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, मान लो कि आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो मुझे एआई का कोर्स करना पड़ा 1 महीने जाके, मेरी जो जॉब थी उसकी रिक्वायरमेंट हो गई साहब की, बोले आपको तो साहब हम तभी नौकरी पे रखेंगे जब आप एआई सीख के आओगे, आप तो एआई सीख के आओ। 1 महीने तक मैं एआई का कोई कोर्स करके आया, फिर मैं वापस से जॉब पे आया। तो मैंने टेक्नोलॉजी में अडेप्ट होने के लिए जो मुझे समय लगा जॉब के चक्कर में, वो फिर क्या हो गया मेरा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इकोनॉमी में हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरेटिकल पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आ गए होंगे बेटे। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। नेशनल इनकम 80 करोड़, कंजप्शन है 72 करोड़, ठीक है। तो इनकम कितनी है बेटा 80 करोड़, कंजप्शन कितना है बेटा 72 करोड़। हमसे पूछा है एपीएस, क्या पूछा है एपीएस, पहली चीज तो हमसे इन्होंने पूछा है, दे आस्क फॉर एपीएस। देन इन्होंने कहा कि इनकम राइज टू 120 करोड़ एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू 102 करोड़। अब बताओ एमपीसी क्या होगा और एमपीएस क्या होगा। दैट मीन्स इन्होंने 3 चीज पूछ ली। एमपीएस, ठीक है सर। तो सबसे सिंपल, सबसे पहले हम सेविंग निकाल लेंगे। सेविंग कैसे है कि बेटे इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दो, तो आपको सेविंग मिल जाएगी बेटा 80 माइनस 72, तो ये आ गई 8 करोड़ सेविंग आ गई सर। अब बेटे आपको क्या चाहिए, एपीएस चाहिए। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या था, एपीएस का फॉर्मूला था सेविंग अपॉन इनकम। तो ये हो जाएगा बेटे 8/80, दैट इज 0.10, खत्म। अब साहब इन्होंने कहा कि इनकम बढ़ के हो गई 120 और वो हो गया कंजप्शन हो गया 102। तो बेटा अब हम निकाल लेंगे नाउ, अब हम निकाल लेंगे चेंज इन इनकम। तो बेटे 120 नहीं आ गई, पुरानी थी 80, तो ये आ गया 40। चेंज इन कंजप्शन में निकाल लेंगे 102 माइनस 72, तो ये आ गया 30। अब बेटे आपको एमपीसी चाहिए, एमपीसी आ जाएगा, दैट इज चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ये हो जाएगा मेरे बेटे 30/40.75। अब एमपीसी आप 2 तरह से निकाल सकते हो, एक तो 1 माइनस एमपीएस निकालना आपको, सॉरी, तो 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। एक तो ऐसे निकालोगे सीधा, दूसरा आप चेंज इन कंजप्शन में से माइनस कर दोगे, चेंज इन इनकम में से माइनस करोगे चेंज इन कंजप्शन, तो आपको मिल जाएगी चेंज इन सेविंग 10। तो फिर उसके बाद वो निकाल लो। चलो निकाल देता हूँ आपके लिए, वो भी कर देता हूँ। और बेटे ये लो, चेंज इन सेविंग हो जाएगा हमारा चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन। तो चेंज इन सेविंग हो जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 करोड़। तो एमपीएस हो जाएगा हमारा क्या, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम 10/40.25, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कैसे भी निकाल लोगे ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, मधुर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ये, तो ये भी इजी क्वेश्चन अगेन, पता नहीं इतने इजी क्वेश्चन। इकोनॉमी में बताया कि एमपीसी 2/3 ऑफ एमपीएस है और कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम क्या है 200 करोड़। आपसे कंजप्शन और सेविंग फंक्शन पूछा है, तो सिंपल सी बात बताओ, एमपीसी क्या है भाई 2/3 ऑफ एमपीएस। तो वी नो कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर हमको गिवन है कि एमपीसी क्या है 2/3 ऑफ एमपीएस, 2/3 ऑफ एमपीएस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा बेटे, कंजप्शन क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया सेविंग फंक्शन कंजप्शन दोनों से पूछा ना। हाँ, कंजप्शन क्या हो जाएगा बेटे, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, वो होता है मेरे बेटे माइनस बी बाई, ये होता है कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कंजप्शन आप एमपीसी निकाल लो, क्या होएगा, हमको क्या चाहिए बी क्या होता है एमपीसी, तो हमें पहले एमपीसी निकालना है, क्या होगा। तो एमपीसी कैसे आएगा बेटे, एमपीसी कैसे आएगा, एमपीसी इज 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस एमपीएस, दैट मीन्स 2/3 ऑफ एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। अब इसका मतलब ये हो गया मेरे बेटे कि इसको मैं इधर ले आऊं 2, हाँ सॉरी, ऑटोनॉमस प्लस बी वाई, ठीक है। 2/3 ऑफ
MPS प्लस MPS इक्वल्स टू 1, तो ये 3 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा बेटे 5 MPS अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, तो अल्टीमेटली 5 MPS अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा बेटे 5 MPS 3, तो MPS हो जाएगा मेरे बेटे 3/5.60, और MPC क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.60, दैट इज 0.40। ठीक है जी, ये भी खत्म हो गया। अब हमारा जो कंजप्शन फंक्शन क्या बनेगा, कंजप्शन फंक्शन इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखूंगा C इक्वल्स टू, ऑटोनोमस कंजप्शन आपका कितना था, ये गिवन है यहाँ पर 200, तो 200 प्लस 0.40 इंटू इनकम, ये आपका बन गया कंजप्शन फंक्शन। एंड सेम सेंस में सेविंग फंक्शन आ जाएगा। ये क्या होता है, जितना ऑटोनोमस कंजप्शन होगा उतना ही नेगेटिव सेविंग होगी, तो सेविंग फंक्शन क्या होता था, माइनस ऑटोनोमस से 200 हो जाएगा, माइनस 200 प्लस MPS इंटू इनकम, दैट इज 0.60 इंटू वाई। ठीक है, 1 माइनस बी था ना, 1 माइनस बी वाई होता है ना वो, तो 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है MPS, तो आपका सेविंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, सर ये भी आ गया। लास्ट में उन्होंने बोला व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहोगे। मैं बेटे ये कहूँगा, इस इकोनॉमी में लोग जो है ना खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं कंजप्शन पे, सेविंग कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। इस इकोनॉमी में लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग्स आर ग्रेटर देन कंजप्शन, ये हमारा यहाँ पे सजेशन हो जाएगा, इसको लाइन में लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपके ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता, ये आप लोग खुद से करिएगा होमवर्क में, एंड जो भी आपका आंसर आता है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सही आंसर भेज दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, क्लास खत्म हो गई है यहाँ पे हमारी आज की। आई होप आपको काफ़ी मजा आया होगा, तभी तक आप यहाँ तक पहुंचे, इतने लंबे हमारे वीडियो आपने देखा है। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and keep supporting us, keep loving us. Take care, bye bye बच्चों, and happy new year. Take care, bye bye, love you.